चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है आपका? सेल मेम्ब्रेन आपका आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल की होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल की होती है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन सेल में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होता है आपका सेमी परमिएबल। क्लियर? सेमी परमिएबल मतलब छन्नी नुमाई होता है। जो चीजें इसको चाहिए वो अपने अंदर ले लेगा, जो चीजें इसको नहीं चाहिए वो बाहर से ही बाहर कर देगा। क्लियर? सेमी परमिएबल। क्लियर है? प्लस लिपिड्स और प्रोटीन से ये बना होता है, इसलिए इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। ठीक है? फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये क्या कर पाता है, इसके अगल बगल जो भी फूड और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते हैं, ये अपना एरिया एक्सपेंड करके उनको अपने अंदर ले लेता है। क्लियर है? अब इस वाली प्रोसेस को जो ये क्या कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है, अगल बगल मॉलिक्यूल्स ने अपने अंदर ले ले रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। 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 लिखा? कहां तक लिखा हमने? फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लिखिए, दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। 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 क्लियर है? एंडोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन के बारे में चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं एक एनिमल सेल। ठीक है? अब अगर हम एक प्लांट सेल देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और हमें चीज दिखती है, जो होती है हमारी सेल वॉल। ठीक है? ये है आपका, ये नहीं, रुक जाओ, ये दिख रहा है, ये वाला, ये वाला एरिया, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है। और उसके बाहर एक और कवरिंग हमें प्लांट सेल में दिखती है, जिसे कहा जाता है आपका सेल वॉल। तो क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? आपका सेल वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल? तो सेल वॉल में गोला मार के आएंगे और एक नंबर जेब में। क्लियर? लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल में लिखेंगे, इट इज एन आउटर कवरिंग, इट इज एन आउटर कवरिंग, it is an outer covering of cell, outer covering of cell, found only in plant cells. प्लांट सेल्स। ठीक है? अब ये किसका बना होता है सेल वॉल? ये सेल वॉल हमारा बना होता है किसका? आपका सेल्यूलोस का। ठीक है? सेल्यूलोस। सेल्यूलोस। लिखिए, सेल वॉल सेल वॉल is composed of is composed of is composed of is composed of cellulose. Cellulose. Clear? Cell wall is composed of cellulose and cell membrane is composed of lipids and proteins. ठीक है? याद रहेगा, सेल मेम्ब्रेन आपका लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, सेल वॉल आपका सेल्यूलोज। ठीक है? सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ, इज अ क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कुछ और शब्द बोलते हैं, ऑफ ग्लूकोज। ठीक है? वर्ड ध्यान नहीं आ रहा मुझे। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अच्छा। अब हमने देखा सेल वॉल केवल प्लांट्स में मौजूद है, सेल वॉल आपके एनिमल्स में एब्सेंट है। ऐसा क्यों? कुछ भी जो दिमाग में आ रहा हो, अगर कुछ भी आ रहा हो। चलिए ठीक है, ले लेते हैं आपका एक। एनीवन? थोड़ा सा क्लोज है आप, थोड़ा सा क्लोज है। हाँ, लॉजिकली है इसका आंसर, बहुत ज्यादा वो नहीं है बायोलॉजिकल। अब एनिमल्स जो होते हैं, मैं हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, प्लांट्स कर सकते हैं? तो सेल वॉल क्या करती है? रिजिड बना देती है।
सेल वॉल रिजिडिटी दे देती है प्लांट्स को। प्लांट्स आपने कभी देखे हैं चलते फिरते एक जगह है वहीं रहेंगे? क्यों? इनके सेल्स के चारों तरफ सेल वॉल्स है, तो ये क्या कर देती है सेल वॉल? मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। मूवमेंट को क्या कर देती है? रेस्ट्रिक्ट कर देती है। मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है। इसी वजह से आपके जो जितने भी प्लांट्स हैं वो आपके रिजिड रहते हैं, रिजिड रहते हैं। ठीक है। आपके चलते फिरते नहीं है वो। ठीक है। और एनिमल्स में सेल वॉल ना होने की वजह से ही वो क्या हो जाते हैं, दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। क्लियर? ये तो हो गया एक रीजन। ठीक है। अब दूसरा रीजन ये है कि आपका ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है। ठीक है। तो जब ऑस्मोसिस होता है तो ताकि आपका इतना ज्यादा आपका वाटर अफेक्ट ना करे प्लांट्स में गिर के, इसलिए ये सेल वॉल आपकी क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग आपके पूरे सेल के अराउंड। क्लियर? तो लिखिए इसमें द सेल वॉल द सेल वॉल provides a rigid framework a rigid framework a rigid framework चलिए, कहाँ थे हम? हाँ, कहाँ तक लिखा था? rigid framework rigid framework for the plant cell 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 which restricts its which restricts its movement, restricts its movement. Clear? यहां तक क्लियर है चीजें? हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, और प्लांट सेल में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा। अब एक चीज और दिख रही होगी आपको यहाँ पे। क्या ये जो ये दिख रहा है आपको स्किन कलर में, ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये आपका क्या होता है? पूरा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पूरे आपके सेल में फैला रहता है ये। ठीक है। इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये पूरा सेल है। ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? ये ऑर्गेनेलीज है, छोटे छोटे। ये छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं। और पूरे इसमें क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस फैला हुआ है, जिसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज हैं, छोटे छोटे। क्लियर? उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? लिखिए साइटोप्लाज्म। 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 इसमें लिखिए इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एंड
सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है सेल के। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी आपका जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर आपके ऑर्गेनलीज है, उसे कहते हैं हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। लिखिए, ठीक है। अब इसको डिस्कवर किसने किया ये भी पढ़ना है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पर पर किंजे, देखिए पर किंजे, पर किंजे इन 1840, इन 1840, 1840, क्लियर, 1840, क्लियर है। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म क्यों है, क्या फंक्शन है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म क्या करता है, आपके इतने सारे छोटे 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 क्या है, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनलीज हैं आपके किसमें, सेल के अंदर, इतने से सेल के अंदर। अब अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ये सारे इधर इधर तितर बितर हो जाएंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, मान लीजिए ये पूरा आपका जेली लाइक सब्सटेंस है, सारे ऑर्गन्स को क्या कर रखा है साइटोप्लाज्म ने, होल्ड कर रखा है अपनी जगह पे। मान लीजिए साइटोप्लाज्म चले गया तो ये सारे आपके मिक्सअप हो जाएंगे, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जितने भी हैं ये आपके मिक्सअप हो जाएंगे, फंक्शन ये अपना सही से कर नहीं पाएंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, मेन फंक्शन जो साइटोप्लाज्म का है, टू होल्ड द ऑर्गेनलीज इन देयर पोजिशन, क्लियर। लिखेंगे, लिखेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म is responsible, cytoplasm is responsible is responsible for holding the components of the cell, components of the cell, components of the cell, components of the cell, ठीक है। एक काम तो ये करता है, दूसरा काम ये क्या करता है, मान लीजिए कोई इसको शॉक लगा बाहर से, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स आया सेल पे, ठीक है, तो ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, ताकि सीधा ऑर्गन्स पे ना पड़े, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस क्या है, ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो लिखेंगे आगे, होल्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डैमेजिंग, फ्रॉम डैमेजिंग, फ्रॉम डैमेजिंग, फ्रॉम डैमेजिंग, क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब एक बार इसकी वो देख लेते हैं हम, कंपोनेंट्स, ठीक है। लिखिए, ऑक्सीजन, 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 देन आपका कार्बन, 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 देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। चार कंपोनेंट से मिलकर ये आपका क्या बना होता है, आपका साइटोप्लाज्म बना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लियर है साइटोप्लाज्म के बारे में चीजें। तो जितने भी आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो किस में प्रेजेंट है, आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सारे आपके ऑर्गन्स कौन होल्ड करके रखता है, साइटोप्लाज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, दैट इज आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, क्लियर, हेडिंग डालिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पहले देखते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, ठीक है। देखिए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ये नाम तो याद आपको रखना ही है, भले ही बाकी बाकी आप थोड़े से दिमाग से वो पीछे चले जाएं, ये आपका हमेशा दिमाग के आगे रहना चाहिए। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने, इन 1831, इन 1831, इन 1831। अब इसके बाहर आपका क्या है, इसके बाहर आपका पूरा आपका सेल है, ठीक है, इसके बाहर पूरा सेल है, ये सेल के अंदर हम देख रहे हैं क्या, आपका न्यूक्लियस। अब इसको जो सेपरेट करता है, इसको जो सेपरेट करता है,
सेपरेट करता है पूरे सेल से, उसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन आपका सेपरेट कर रहा था बाहर की चीजों से सेल को, वैसे ही न्यूक्लियस को सेपरेट करता है बाहर की सेल्स की चीजों से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जहां भी ये वर्ड मेम्ब्रेन आएगा तो याद रख लेना कि क्या होगा ये, एक तरीके से आउटर बाउंड्री होगी दूसरी चीज से। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी अभी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था, उसके अंदर का जो जेली लाइक सब्सटेंस था, वैसे ही इसके अंदर का जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जहां तक पहले लिख लेते हैं, लिख लिए, देयर आर फोर पार्ट्स फोर पार्ट्स इन न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस जो हमें पढ़ने हैं मेन। ठीक है, ये तो पोर्स वगैरह ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, एनवेलप हमारे लिए ये वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चार पार्ट्स लिखिए। सबसे पहले लिखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले लिखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक एक लाइन लिखते जाएंगे इसके साथ साथ में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लिखिए, इट सेपरेट्स the nucleus from the from the from the cytoplasm from the cytoplasm cytoplasm clear। नेक्स्ट लिखिए न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म क्लियर। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक और चीज हमने क्या देखा था, सेल मेम्ब्रेन से भी चीजें अंदर हो रही थी, कुछ चीजें बाहर हो रही थी, तो सेम आपका ये भी रहेगा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें आपकी अंदर आ जाएंगी, कुछ चीजें आपकी बाहर की थ्रू भी बाहर ही निकल जाएंगी। नेक्स्ट लिखिए न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में लिखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में लिखिए सेम लाइक साइटोप्लाज्म इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस which holds which holds which holds which holds the parts of nucleus together together। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट लिखिए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस से आप देख रहे होंगे धागे निकल रहे हैं, कुछ कुछ धागे जैसे निकल रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है, क्या है धागे हैं ये, इन्हें बोलते हैं हम क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस क्रोमेटिन फाइबर्स। अभी हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं आगे, क्यों होते हैं। ठीक है, लिखिए न्यूक्लियोलस में लिखिए इट प्रोड्यूसेस क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमेटिन फाइबर्स। क्लियर है यहां तक। अब न्यूक्लियस का सबसे मेन जो काम होता है, न्यूक्लियस का सबसे मेन काम होता है आपका सेल में, वो होता है आपका, हमने एक चीज पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे, सेल थ्योरी पढ़ रहे थे हम, सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड जो नए सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का सबसे मेन काम जो होता है वो होता है आपका डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल्स। अब अब देखते हैं ये डिवीजन होता कैसे।
ये बैग कहाँ से होगा ये? चलिए हाँ, इसके लिए मैं आपको एक बार पीछे ले जाऊंगा और आपको एक और आपको ऑर्गेनली दिखाऊंगा। आपको एक चीज दिख रही होगी, ये दिख रहे हैं आपको, ये दो चीजें, इन्हें कहते हैं हम सेंट्रीओल्स, ठीक है, सेंट्रीओल्स, 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 ठीक है, ये यहाँ पर सेंट्रीओल्स लिखा हुआ है, ये छुप गया है। ये तो आपको जो दिख रहे हैं बंडल जैसे, क्लियर, ये क्या है आपके सेंट्रीओल्स, ठीक है, दिमाग में बैठ गए। सेल में एक चीज है, न्यूक्लियस के आसपास क्या घूम रही है, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं आपके दो सेंट्रीओल्स, ठीक है, दो आपके सेंट्रीओल्स घूम रहे हैं। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं, अब ध्यान देना, बिल्कुल आइज एंड ईयर्स हेयर। अब आपका डिवीजन हो चुका है स्टार्ट, क्या हो चुका है, आपका सेल का डिवीजन हो चुका है स्टार्ट। तो सेल का डिवीजन स्टार्ट होते ही जो पहली आपकी चीज होगी, पहली आपकी चीज होगी, ये जो आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होंगे आपके, ये क्रोमेटिन फाइबर्स आपके, ये क्रोमेटिन फाइबर्स आपके कंडेंस होके कुछ ऐसा फॉर्म ले लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्म ले लेंगे। ये आपके क्या है अभी, थोड़े ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, फाइबर्स के रूप में है ये। अब डिवीजन स्टार्ट हुआ, पहली चीज क्या हुई, ये आपके कंडेंस होके इन्होंने ऐसा फॉर्म ले लिया, ठीक है। सिंपल समझने के लिए, वायर्ड ईयरफोन्स होते हैं, वायर्ड ईयरफोन्स उलझे रहते हैं, ठीक है, ऐसे उलझे रहते हैं, उनको सुलझाओ सुलझाओ सुलझाओ, तो कुछ ऐसे वो बन के आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही आपको इसको आपने वो करा, मान लीजिए कंडेंसेशन की जगह आपने सुलझा लिए क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा फॉर्म ले लेंगे, ठीक है, ऐसा फॉर्म ले लेंगे। और इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं हम क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स, इसी को कहते हैं हम क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स कुछ नहीं होते, जब आपका सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है, तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स आपके कंडेंस होके बना देते हैं, उसे ही कहते हैं हम क्या, क्रोमोजोम्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है, पक्का क्लियर है, डाउट हो तो बोल देना बिल्कुल, ठीक है। क्रोमोसोम बन गए आपके, न्यूक्लियस में आपके क्रोमेटिन फाइबर्स है, ठीक है, न्यूक्लियोलस से आपके क्रोमेटिन फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है, सेल का डिवीजन स्टार्ट हुआ, कंडेंस होके आपके बन गए क्या, क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम प्रॉपर जो आपका डिवीजन होता है, प्रॉपर डिवीजन, सेल के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं आपका, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। अब क्या होता है, ठीक है, ये आपका, ये थे आपके क्रोमेटिन फाइबर्स, ये आपके क्या हो गए, कंडेंस हो गए, ठीक है, कंडेंस हो गए, क्लियर। ये आपका पूरा क्या है, सेल का डायग्राम है ये जो दिख रहा है। अब हमने देखा था, क्या देखा था हमने, हमने देखे थे, एक चीज देखी थी हमने, क्या, सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं, सेंट्रियोल्स, क्लियर, न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहे हैं। ये सेंट्रियोल्स क्या होता है, जब आपका डिवीजन स्टार्ट होता है सेल का, ये सेंट्रियोल्स क्या होते हैं आपके, एकदम पोल्स पे मूव कर जाते हैं, ठीक है, पोल्स पे मूव कर जाते हैं। ये सेंट्रियोल्स आपके, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपके क्या हुए, सेंट्रियोल्स आपके पोल्स पे मूव कर गए, ठीक है। और ये जो आपका क्या बना था, क्रोमोसोम्स बने थे, क्रोमोसोम्स बने थे, वो आपके एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। कंडेंस्ड ये थे आपके क्रोमेटिन फाइबर से उलझे पड़े थे, ठीक है, सुलझे क्रोमोसोम बन गए, क्रोमोसोम बन के एक सीधी लाइन में आ गए, क्लियर। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये जो अपोजिट साइड में जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। दो अपोजिट साइड में आपके सेंट्रियोल चले गए, अब इन्होंने अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट करा, किसे, क्रोमोसोम्स को, ठीक है। क्रोमोसोम्स पुल हुए पुल हुए पुल हुए, और जैसे ही ये आपके पोल पे पहुंचे, मतलब थोड़ा ऊपर पहुंचे, ये क्या हुए, ये सेपरेट हो गए, ठीक है, सेपरेशन स्टार्ट हो गया। और इस तरीके से आपके दो अलग अलग सेपरेट क्या बन गए, सेल बन गए, क्लियर। कोई डाउट है माइटोसिस में, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर है। यस सर। हाँ, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसका ना हम लोग डायग्राम
सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेंगे अभी, ठीक है। तो पहले लिखिए लास्ट हमने क्या लिखा था, न्यूक्लियोलस के बारे में लिखा था ना। अब लिखिए क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स में लिखिए दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स present in present in present in the nucleus, present in the nucleus, thread like structures present in the nucleus, present in the nucleus. लिखिए they become active, they become active, they become active during cell division, cell division, cell division. क्लियर। अब एक बार काम करते हैं, सिंप्लीफाइड वे में ये वाला डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। ये ये हमारी यहाँ पे क्या है, ऐसे बना लीजिए क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। सारे उलझे पड़े हैं ये। क्लियर। क्लियर। देखो ड्राइंग मेरी बहुत ज्यादा खराब है, तो थोड़ा कोप अप कर लेना, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा क्लियरली दिख नहीं रहा था, दिक्कत होगी उससे बनाने में, इसलिए मैं हाथ से ही बना दे रहा हूँ। डिवीजन स्टार्ट हुआ। ये क्या हो गया आपके क्रोमेटिन फाइबर्स। क्लियर। ये क्या बन गया आपके क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बन गए ये, ठीक है। क्रोमोसोम्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या हुआ, एक लाइन में आ गए, ठीक है। ठीक है, एक लाइन में आ गए, और दोनों तरफ जो इसके अगल बगल, न्यूक्लियस के अगल बगल क्या घूम रहे थे हमारे, सेंट्रीओल्स, ठीक है। वो सेंट्रीओल्स आपके कहाँ चले गए, पोल्स में चले गए, ठीक है। वो चले गए आपके पोल्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्या हुआ आपका, पोल्स ने करा अट्रैक्ट, पोल्स ने करा अट्रैक्ट। ठीक है, पोल्स ने कर लिया अपनी तरफ अट्रैक्ट, ठीक है। और सेपरेशन स्टार्ट हो गया, सेपरेशन स्टार्ट हो गया। और लास्ट में दो अलग अलग सेल्स बने, जिन जो दो कंडेंस होके जो क्रोमोसोम्स बन गए थे, वो दोबारा डीकंडेंसेशन होके क्या बन गए हमारे, क्रोमेटिन फाइबर्स। लास्ट में हमारे क्या बन गए, वो क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ठीक है। बहुत ही खराब बनाया है, समझ आ गया ना। हाँ ऐसा होना चाहिए, डायग्राम देखो और याद आ जाए कि हाँ ये था चीजें। और नीचे इसके लिख लेना माइटोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन के प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। सर इसमें टाइप्स भी करने हैं इसके, हाँ जी। टाइप्स, जैसे वो होते हैं ना उसमें एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम। नहीं नहीं, वो सब नहीं पढ़ना हमें, हमें बस ये ध्यान रखना है कि माइटोसिस होता कैसे है। एक्स वाई क्रोमोसोम नहीं आते उतना ज्यादा एग्जाम में। बाकी तो इनके फेजेस के भी नाम होते हैं अलग अलग, माइटोसिस के फेजेस के। बट हमें क्या है, हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें पेपर निकालना है बस। तो इसलिए जितना रेलिवेंट है हम लोग उतना पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ना, क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि कंटेंट है बहुत ही ज्यादा, स्पेशली व्हेन यू आर स्टडिंग जीएस। तो कंटेंट को सेपरेट करना आना चाहिए, और वो आता है विद टाइम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, माइटोसिस क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब हम थोड़ा हमारे हमने क्या पढ़ा अभी, क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अरे यार, ये क्या है हमारा, क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को खोला तो जो उसके क्रोमोसोम को सील के एक तरीके से क्या बना था आपका, क्रोमेटिन फाइबर्स को सील के क्या बना था आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को वो कर दिया, उधार दिया, तो क्या निकला हमारा क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। ये आपके क्या निकले, क्रोमेटिन फाइबर्स। और क्रोमेटिन फाइबर्स के भी अगर हम अंदर देखें तो एक चीज होती है आपका न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन फाइबर्स के भी अंदर, ठीक है, एक चीज होती है आपकी न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम के अंदर एक और चीज होती है आपका, जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो सोच सकते हैं आप लोग कितना आपका माइन्यूट है ये डीएनए जो है आपका। और ये डीएनए आपका कैरी करता है क्या, जीन्स, डीएनए आपका कैरी करता है आपका क्या, जीन्स। तो क्रोमोसोम्स क्यों आपका बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर 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 क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारा डीएनए। क्लियर। क्रोमोसोम को खोला, हमें क्या मिले, क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स को और डीपली देखा तो हमें क्या मिला, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को भी हमने और जूम करके देखा तो हमें दिखाई दिया क्या, डीएनए। तो लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आर आर कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स, कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स, कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। लिखिए कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। द आगे लिखेंगे द क्रोमेटिन फाइबर, द क्रोमेटिन फाइबर, द क्रोमेटिन फाइबर, द क्रोमेटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ वेरियस वेरियस न्यूक्लियोसोम्स। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स को मिला के क्या बना हमारा क्रोमेटिन फाइबर बना, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स को मिला के हमारा क्या बना, क्रोमेटिन फाइबर बना। क्लियर है, वेरियस न्यूक्लियोसोम्स, यहां तक क्लियर है। अब आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे द न्यूक्लियोसोम, द न्यूक्लियोसोम, द न्यूक्लियोसोम, द न्यूक्लियोसोम, द न्यूक्लियोसोम इज नथिंग, इज नथिंग, इज नथिंग, is nothing but a but a but a group of group of group of DNA, group of DNA, group of DNA, DNA। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, पीपीटी। एक बार इससे फोटोज को देख के ना, तब सही वो सही से रिवाइज हो जाएगा। क्रोमोसोम्स खोले, क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स को और जूम करा, उसके अंदर हमें दिखे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स को और ज्यादा जूम करा, हमें उसमें दिखे ग्रुप ऑफ डीएनएस, ठीक है। बहुत सारे डीएनएस को मिला के क्या बना हमारा न्यूक्लियोसोम बना, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स को मिला के क्या बना हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स बने, और क्रोमेटिन फाइबर्स को कंडेंस करके हमारे क्या बने, क्रोमोसोम्स बने, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब हम देखते हैं किसके बारे में, अब हमने डीएनए की शुरुआत करी दी है, तो देखते हैं अब हम डीएनए के बारे में। लिखिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। अच्छा, एक चीज रह गई यहाँ, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने करी, ठीक है। लिखिए स्ट्रॉस बर्गर, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता इतने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना पूछे, ये पूछ ले क्रोमोसोम किसने बनाया, ये तो पढ़ाया ही नहीं। सब बता दी राम कहानी, जो पेपर में आना था तो बताया नहीं। क्लियर है, स्ट्रॉस बर्गर। अब हेडिंग डालिए आप, डी एन ए, डी एन ए।
डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, लिखिए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी, ठीक है, लिखिए जे डी वॉटसन, जे डी वॉटसन, जे डी वॉटसन एंड एच एफ सी क्रिक, एंड एच एफ सी क्रिक, एच एफ सी क्रिक, जे डी वॉटसन एंड एच एफ सी क्रिक। इन्होंने क्या करा, जे डी वॉटसन और एच एफ सी क्रिक ने, इन्होंने पहली बार हमें एक मॉडल दिया, मॉडल दिया डीएनए का, ठीक है, पहली बार हमें मॉडल दिया डीएनए का। अब इन दोनों ने मॉडल दिया, इसलिए इन्हीं के नाम पे इस मॉडल का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया आपका, वॉटसन, आपका वॉटसन, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, क्रिक मॉडल। चलिए अब लिखेंगे, देखिए इसमें डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जे डी वॉटसन, जे डी वॉटसन एंड एच एफ सी क्रिक, एंड एच एफ सी क्रिक, एच एफ सी क्रिक इन 1953, in 1953, in 1953 for the first time, for the first time, for the first time, for the first time proposed a model for, a model for, a model for डीएनए, अ मॉडल फॉर डीएनए, ठीक है, पहली बार डीएनए का मॉडल किसने प्रपोज किया, याद रहेगा, वॉटसन एंड क्रिक, बस ये दो नाम नाम याद रख लो आप, उसमें वॉटसन एंड क्रिक याद रख लो, टिक तो अपने आप चार ऑप्शन में हो ही जाएगा, मॉडल फॉर डीएनए, मॉडल फॉर डीएनए, एंड दैट्स व्हाई, एंड दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वॉटसन, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। क्लियर, ये तो बात हो गई मॉडल किसने फाउंड करा। अब हम देखते हैं डीएनए की कॉम्पोजिशन, ठीक है, डीएनए के एक एक मॉलिक्यूल को, डीएनए के एक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल का क्या है, डीएनए के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ये, देख सकते हैं आप लोग, ये इसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एक तरफ रहता है आपका फॉस्फेट का, ठीक है, फॉस्फेट का एटम रहता है, बीच में आपका रहता है शुगर, और यहाँ पे आपके रहते हैं एक तरफ पे बेस। अब ये ए टी सी जी क्या है ये, ठीक है, ये हैं आपके, जो आपके डीएनए में बेस प्रेजेंट रहते हैं, ये होते हैं आपके एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, आपका थाइमीन, थाइमीन, और साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है, ये चार आपके बेस प्रेजेंट रहते हैं किसमें, डीएनए में, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, चार बेस, ठीक है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, ठीक है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, ये चार, मतलब इन चारों में से, इन चारों में से एक बेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मान लीजिए एडेनिन है, ठीक है। अब क्या होता है, ये यहाँ आ गया आपका बेस, ठीक है। अब ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है, इसके पीछे जो बैकबोन बन रही है, किसकी बन रही है, शुगर फॉस्फेट की, शुगर फॉस्फेट की। तो अब देखिए बेस तो यहीं पे है, बेस यहीं पे है। ये आपका शुगर और फॉस्फेट क्या होता है, ये आपका इस तरीके से नीचे आ जाता है, क्लियर, बेस यहीं पे, शुगर फॉस्फेट नीचे आ गया, तो बेस यहीं पे है, आपका शुगर फॉस्फेट नीचे आ गया, तो ये जो आपका शुगर और फॉस्फेट आ गया, ये आपका कहाँ आ गया, पूरे साइड्स पे आ गया, दिख रहा है, ये आ गया, ये आपके नीचे आ गए, तो ये आपका
इस तरीके से यहाँ पे आ गए ये, ठीक है, अगर इधर को घूमे तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, शुगर और फॉस्फेट के जो आपके एटम्स हैं वो आपका बैकबोन बनाते हैं, और मेन आपका क्या रहता है, मेन आपका रहता है ये बेस, ठीक है, बेस, क्लियर। तो लिखेंगे डीएनए में, डीएनए में लिखेंगे, डीएनए में लिखेंगे द डीएनए इज फॉर्म्ड, द डीएनए इज फॉर्म्ड, द डीएनए इज फॉर्म्ड with the help of, with the help of, with the help of two 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 polynucleotide, polynucleotide chains, polynucleotide chains, polynucleotide chains, ठीक है, polynucleotide chains which are intertwined, 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 which are intertwined with the help of, with the help of, with the help of hydrogen bonds, with the help of hydrogen bonds, with the help of hydrogen bonds। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है आपकी, ये एक आपका न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे आपके क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। किससे अटैच है, इस वाले बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इस बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जो पूरा आपका एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो आपका कौन सा बना रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है डीएनए में किस कौन सा बॉन्ड होता है आपका, तो आंसर होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आ रखा ना, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। अब हम लोग देख सकते हैं हर कॉर्नर पे एक एक आपका बेस प्रेजेंट है, एक एक आपका बेस प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग सा, ATCG, ठीक है, जी के साथ हमारा क्या आ रहा है, ए के साथ हमेशा क्या आ रहा है, टी, ठीक है। तो एडेनाइन जो है हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा आपका, थाइमीन के साथ, और गुआनिन आपका किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ, ठीक है, ये भी याद रखना है। ATCG, ATCG, लिखिए इसमें एडेनिन, 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 एडेनिन always adenine always forms a bond with, always forms a bond with thymine, 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 clear, whereas, whereas cytosine, cytosine forms a, forms a, forms a bond with, क्या लिखा हमने, guanine always forms a bond with cytosine, cytosine, guanine, हाँ ठीक है, ठीक है। एक और चीज नोट डाउन कर लीजिए, हमने क्या देखा, अब अगल बगल ये तो क्या है, एडेनिन और थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन, लेकिन एक लाइन में आपके एडेनिन और साइटोसिन साथ में, थाइमीन गुआनिन, गुआनिन गुआनिन, थाइमीन थाइमीन, ऐसे साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन
एडेनिन और ग्वानिन जहां साथ में आएंगे, एडेनिन और ग्वानिन साथ में आएंगे, उन्हें बोला जाता है प्योरीन्स, प्योरीन्स, ठीक है, प्योरीन्स, PURINES। एडेनिन और ग्वानिन को साथ में बोला जाता है क्या? प्योरीन्स। एडेनिन और ग्वानिन को साथ में बोला जाता है आपका प्योरीन्स, 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 ठीक है। और साइटोसिन और थाइमिन को साथ में बोला जाता है आपका पीरी पीरीमिडीन्स, पीरीमिडीन्स। प्योरीन्स, एडेनिन और ग्वानिन साथ में, थाइमिन और साइटोसिन साथ में, आपका पीरीमिडीन्स। क्लियर? फिर क्या होता है? ये तो हो गया आपका ओपन स्ट्रक्चर। ये आपका डीएनए ऐसा नहीं होता। डीएनए ये दिख रहा है आपको, इसको ऐसे करके घुमा दो, पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे करके घुमा दो, क्या हो जाएगा आपका? कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है आपका? डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। तो लिखिए, लिखिए, कई बार ये ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है। डीएनए, डीएनए, डीएनए फॉर्म्स अ फॉर्म्स अ डबल डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, वो हमें इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना ज्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें ये याद रखना है कि डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। ये याद इंपॉर्टेंट रखने वाली चीजें हैं कि बेसिस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं और कौन से बेस के साथ कौन सा बेस जाता है आपका। क्लियर? और प्योरीन किसे कहते हैं? एडेनिन ग्वानिन को साथ में। पिरिमिडीन किसे कहते हैं? आपका थाइमिन और साइटोसिन को साथ में। क्लियर? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? न्यूक्लियस पढ़ा हमने, माइटोसिस पढ़ा हमने, क्लियर, क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम, सब क्लियर है, डीएनए, ठीक है, क्लियर है। अब वापस चलते हैं हम अपने यहाँ पे, कहाँ से हमने शुरू करा था? सेल ऑर्गेनेलीज से। सेल ऑर्गेनल, ये देख लीजिए एक बार मैंने क्या बताया था। जब आपका माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है, माइटोसिस स्टार्ट होता है, माइटोसिस स्टार्ट होता है तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ये हो रहा है आपका क्रोमेटिन कंडेंसेशन। माइटोसिस कंप्लीट हो गया, क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन, वापस से आपके क्या? क्रोमेटिन फाइबर्स, और प्रोसेस हो चलती रहती है फिर कंटिन्यूअस, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब सेल ऑर्गेनेलीज हम देखते हैं। अगला, अगला लिखिए आप लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने करी थी। लिखिए, डिस्कवर्ड बाय के आर पॉर्टर, के आर पॉर्टर, के आर पॉर्टर इन 1945, 1945, discovered by K.R. Potter in 1945, in 1945। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक चीज जो याद रखने वाली है, मैमल्स में जो आरबीसी का सेल होता है, मैमल्स में जो आरबीसी सेल होता है, आपका रेड ब्लड सेल होता है मैमल्स में, उसमें ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। क्लियर? तो याद रखने वाली बात है ये, लिखेंगे एब्सेंट, एब्सेंट इन इन आरबीसीज ऑफ मैमल, ऑफ मैमल, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं लाइनों के बीच से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एन आरबीसी ऑफ अ मैमल? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, याद रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके मैमल्स के आरबीसी में नहीं होता प्रेजेंट।
अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो होता है आपका दो तरीके का, ठीक है। वो होता है आपका दो तरीके का। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और दोनों के क्या रहते हैं फंक्शंस, दोनों के अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ई आर लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ई आर, ई आर, ई आर, ई आर। पहले लिखेंगे रफ, रफ ई आर, रफ ई आर, रफ ई आर, क्लियर, रफ ई आर। अब मान लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, दीवार है, ठीक है, दीवार है। अभी कैसी दीवार है ये, स्मूथ, ठीक है। ये मैं अगर इसमें हाथ फेराऊं तो मुझे कुछ अपने हाथ में महसूस नहीं होगा, स्मूथ है। लेकिन अगर इसमें दाने उठाएं, ठीक है, दाने उठाएं तो मुझे दाने क्या लगेंगे, चुभने लगेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, यार रफ दीवार है ये तो बड़ी, है ना। तो किस वजह से रफ हुई वो, इसमें जो दाने उभर के आए, दीवार में दाने उभर के आए, दाने उभरे जिसकी वजह से मैंने हाथ फेराया तो मुझे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ, जिसकी वजह से मैंने कहा भाई ये तो रफ दीवार है। दाने नहीं होते तो क्या हो जाती, स्मूथ दीवार हो जाती। दाने थे तो क्या हो गई आपकी, रफ दीवार हो गई। सेम डिफरेंस है आपका रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप लोग ये देख सके होंगे, छोटे 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 क्या हैं आपके, दाने हैं, छोटे 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 दाने हैं। और इन्हीं दानों की वजह से इसे कहते हैं हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि स्मूथ में आपको दिख रहा होगा कोई भी दाने प्रेजेंट नहीं है, देखने से ही लग रहा है ये थोड़ा रफ सा लग रहा है, ये आपको लग रहा है भाई बड़ा स्मूथ सा है, क्लियर। दानों की वजह से क्या है, ये रफ है। अब ये दाने हैं क्या, ये आपके दाने होते हैं आपके राइबोसोम, ठीक है, ये दाने होते हैं आपके राइबोसोम के दाने, ठीक है। अभी सुनना बस, अभी लिखाऊंगा। ये दाने होते हैं आपके राइबोसोम्स के दाने, क्लियर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके राइबोसोम्स के दाने होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपका प्रोड्यूस करते हैं राइबोसोम्स आपका प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, ठीक है। राइबोसोम्स आपका प्रोड्यूस करते हैं क्या, प्रोटीन्स, क्लियर, क्लियर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दाने हैं जिन्हें हमने कहा राइबोसोम, और राइबोसोम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके, प्रोटीन्स। तो लिखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब लिखेंगे इट इज, इट इज, लिखेंगे इट इज, या लिखें इट इज नहीं, इट लुक्स रफ, ऐसे लिखिए इट लुक्स रफ, इट लुक्स रफ, इट लुक्स रफ, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स ओवर इट्स बॉडी, राइबोसोम्स ओवर इट्स बॉडी, क्लियर, राइबोसोम्स ओवर इट्स बॉडी। आगे लिखेंगे दीज राइबोसोम्स, दीज राइबोसोम्स, दीज राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, दीज राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, दीज राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे, प्रोटीन्स, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए स्मूथ, स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर। अब ये हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स। अब हमारा हमें देखना है स्मूथ, स्मूथ भी एक कुछ प्रोडक्शन करते हैं, स्मूथ हमारे प्रोडक्शन करते हैं फैट्स और लिपिड्स का, ठीक है। हमने पढ़ा था फैट्स और लिपिड्स क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, स्मूथ होते हैं फैट्स और लिपिड्स। घी फैटी एक तरह का, स्मूथ होता है। मक्खन स्मूथ होता है। तेल कितना स्मूथ होता है, सारे क्या है ये टाइप्स ऑफ फैट्स ही हैं। तो फैट्स और लिपिड्स का प्रोडक्शन कौन करता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखेंगे
helps in the manufacture of helps in the manufacture of fat molecules fat molecules and lipids. क्लियर? क्लियर है? अब इसमें याद रखने वाली चीजें बस इतनी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन अभी दिमाग में बिठा लो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स, स्मूथ हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, फैट्स और लिपिड्स। क्लियर? फैट सुनते ही घी मक्खन दिमाग में ले आना। कैसे होते हैं वो? स्मूथ। रफ तो होते नहीं ना, मक्खन को ऐसे तो नहीं, रफ मक्खन में हमारे चुभ रहे हैं, दाने चुभ रहे हैं, स्मूथ होता है। तो इस तरीके से याद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गई हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें एक और यहाँ पे दिख रहा है हमें ऑर्गेनली। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ये दिख रहा है आपको, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज, हेडिंग डालिए गोल्गी एपरेटस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये ये आपका देखिए, जैसे सेंट्रियोल्स हैं, ये तो आपके दो ही रहेंगे, ठीक है। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये हो गया, इसका कुछ नंबर फिक्स नहीं होता। गोल्गी एपरेटस है, ये भी होगा तो एक ही। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनलीज को बोलते हैं हम लोग गोल्गी एपरेटस, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। तो इसमें भी हो सकता है कि कुछ बॉडीज किसी में सेल में एक्स्ट्रा हो, किसी में नहीं हो। अभी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के भी फिक्स नहीं रहता, कितनी रहेंगी कितनी नहीं रहेंगी। नंबर उतने ज्यादा फिक्स आपके नहीं रहते। सेंट्रियोल्स के तो रहेंगे, क्योंकि सेंट्रियोल्स तो दो ही होंगे। क्लियर? न्यूक्लियस एक ही रहेगा, ठीक है, कुछ कुछ चीजें एक ही रहेंगी। बाकी अगर मैं कहीं भी गलत होऊंगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज। अब ये जो होते हैं आपके गोल्गी बॉडीज, ये, अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं डिस्कवरी किसने करी। देखिए, डिस्कवर्ड बाय नाम लिखेंगे कमिलो गोल्गी। तो इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया गोल्गी एपरेटस। 1898 लिखिए, इन 1898 इन 1898 कमिलो गोल्गी इन 1898। क्लियर? हो गया नोट डाउन? अब आपका ये है आपका क्या, गोल्गी बॉडीज। इस तरीके से ये पैरेलल एक ऐसी वो रहती है आपकी, वेसिकल्स रहती हैं। क्लियर? जिन्हें कहा जाता है आपका इस पूरे को कहा जाता है कि आपका गोल्गी बॉडीज का दूसरा नाम लिखेंगे। गोल्गी बॉडीज को हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइपोकॉन्ड्रिया लाइपोकॉन्ड्रिया लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया। अब ये जो हमने देखा, ये जो पैरेलल लाइंस चल रही हैं एक दूसरे के साथ साथ, एक दूसरे के अगल बगल पैरेलल लाइंस ये चल रही हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, सिस्टर्न इन्हें कहते हैं हम सिस्टर्न। लिखिए लिखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ये वेसिकल्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स वेसिकल्स
vesicles arranged parallelly to each other, arranged parallelly to each other, arranged parallelly to each other, arranged parallelly to each other in a stack, in a stack, in a stack called cistern, cistern, ठीक है? In a stack called cistern. क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब ये गोल्गी बॉडीज काम क्या कर रहा है? ये गोल्गी बॉडीज जो है, ये आपका कनेक्टेड रहता है किससे? हमारा जो हमने अभी क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम पढ़ा, ठीक है? ये आपका कनेक्टेड रहता है किससे? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये रहता है आपका कनेक्टेड, क्या आपका? गोल्गी बॉडीज, ठीक है? अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीज पढ़ी थी? ये क्या कर रहे हैं? रफ और स्मूथ प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मेन काम हो रहा है हमारा क्या? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। इसका मेन काम हो रहा है हमारा क्या? प्रोडक्शन। अब प्रोड्यूस तो हो गया, फैक्ट्री से सामान बन गया, ठीक है? अब उस सामान की, मान लीजिए फैक्ट्री से सामान बनता है, उसके बाद उसकी क्या होती है? पैकेजिंग होती है, ठीक है? उसमें क्या लगते हैं? स्टिकर्स लगते हैं। फिर वो अलग अलग जगह क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये वाला जो काम है ये हमारा करता है कौन? आपका गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज। प्रोड्यूस हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये आ गया यहाँ से प्रोटीन और फैट्स और लिपिड्स लेके आ गया हमारा गोल्गी बॉडीज के पास। अब गोल्गी बॉडीज ने देखा कि अच्छा ये प्रोटीन है, ये फैट्स है, मैं इसे अलग अलग पैकेट्स में क्या करूंगा? आपका स्टोर करके जहां जहां पे जरूरत है पूरे सेल में, वहां वहां पे मैं भेज दूंगा। तो ये वाला काम कौन कर रहा है? आपका भेजने का, पैक करने का, ये सब आपका काम कौन कर रहा है? आपका गोल्गी बॉडीज कर रही है, ठीक है? क्लियर? प्रोड्यूस हो गया है पहले यहाँ पे, ये स्टोर स्टोर भी करती हैं गोल्गी बॉडीज। मान लीजिए प्रोड्यूस होके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है? और सेल में उतनी ज्यादा जरूरत इस टाइम पे है नहीं इसकी, आपका फैट्स प्रोटीन्स वगैरह की जरूरत अगर नहीं है, तो ये क्या करता है? ये आपका एक तरीके से बफर स्टॉक जो है आपका स्टोर कर लेगा, क्या? आप कौन? आपका गोल्गी बॉडीज। और जितना जरूरत है, जितना जहां जरूरत है, उतना वहां वहां पूरे सेल में भेजता रहेगा। क्लियर है? गोल्गी बॉडीज का काम क्लियर है? क्लियर? लिखेंगे इसमें हमने क्या पढ़ा लास्ट? हमने लिखा सिस्टर्न, सिस्टर्न में के आगे लिखेंगे दीज मेम्ब्रेन्स, ये जो मेम्ब्रेन्स है सिस्टर्न, दीज मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शन with with endoplasmic reticulum, with with endoplasmic reticulum, with endoplasmic reticulum। आगे लिखेंगे द मटीरियल सिंथेसिस, ठीक है? जितना भी यहाँ मटीरियल सिंथेसाइज हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, द मटीरियल सिंथेसिस, द मटीरियल सिंथेसिस in the ER, in the ER is packaged and and discharged discharged to various targets discharged to various targets inside and outside the cell, and outside the cell inside and outside the cell, with the help of with the help of golgi golgi bodies, golgi bodies, गोल्गी बॉडीज। क्लियर? फंक्शन क्लियर है गोल्गी बॉडीज का? आगे एक और चीज लिखिए, इट्स फंक्शंस
Its functions include its functions include स्टोरेज। क्या पढ़ा हमने? एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या हो जाएगा? स्टोर भी हो जाएगा गोल्गी बॉडीज में। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, इवन अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आपका मॉडिफिकेशन भी क्या करता है? गोल्गी बॉडीज कर देता है प्रोडक्ट में। ठीक है, आपका जो भी प्रोटीन या लिपिड्स में अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो भी हमारा कौन कर देगा? गोल्गी बॉडीज कर देगी। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ये आपके जो दिख रहे हैं वेसिकल्स, ये सब काम इन्हीं में हो रहा है। ठीक है, ये इन्हीं में सारा काम हो रहा है, ये जो दिख रहे हैं हमें। इन वेसिकल्स क्लियर है? अब गोल्गी बॉडीज एक और काम करती हैं। गोल्गी बॉडीज एक, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? जितना भी प्रोड्यूस होके आ रहा है वो सारा आपका अपनी जगह पे पहुंचा दे रही है। कौन? गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज एक चीज प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स का प्रोडक्शन कौन करती है? हमारी गोल्गी बॉडीज। तो लिखेंगे इसमें द गोल्गी बॉडीज are also involved in the formation of in the formation of lysosomes in the formation of lysosomes lysosomes क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अब ये लाइसोसोम्स हम क्या हैं, क्यों होते हैं, ये क्या इनका काम है, यहाँ लाइसोसोम से हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? ये देख रहे होंगे आप लोग गोल्गी बॉडीज में ना, इनकमिंग इनकमिंग क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, क्या है ये? ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। सीधा यहां से यहां पर आकर उसने रुकना नहीं है, पास ऑन हो जाना है, इससे क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए फैट का मॉलिक्यूल है। क्लियर? फैट का मॉलिक्यूल है, यहाँ आया। ठीक है, पैकेजिंग हुई उसकी, टारगेट डिटरमाइन हुआ, अच्छा इसने इस साइड जाना है, यहाँ पे जाना है। फिर यहाँ से क्या हुआ? आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल दूसरी तरफ से आपका ये होके अपने टारगेट पे पहुंच गए। क्लियर? ये काम रहता है आपका गोल्गी बॉडीज का। क्लियर है? क्लियर है आज का लेक्चर? कोई डाउट? माइटोसिस क्लियर था? कैसे हुआ माइटोसिस? क्लियर? देन ये हमने देखा क्रोमोसोम्स, फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स को और खोला तो न्यूक्लियोसोम को और जूम इन करा तो हमें मिले क्या? डीएनए क्लियर है? चलिए, तो कल हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? हमारा लाइजोसोम से। क्लियर? एक बार आज का लेक्चर तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना। क्लियर? और कोई डाउट हो तो मुझसे प्लीज पूछ लेना, ठीक है? पक्का से पूछ लेना, अगर 1% भी कहीं डाउट हो कि भाई ये क्यों, ऐसा क्यों, भले ही। और ये मत सोचना कि भाई ये तो क्या है, बड़ा छोटा डाउट है, ये तो सबको पता ही होगा तो मैं क्यों पूछूं। ऐसा हो सकता है आप डाउट पूछो मुझे ही ना बताओ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट छोटा बड़ा नहीं होता, डाउट डाउट होता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी डाउट मन में आए तो बेझिझक पूछ लेना। ठीक है, चलिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पर हम हमारा ये सेल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे लाइजोसोम से। ठीक है, थैंक यू क्लास।